उसमें लिखा हुआ है कॉलोनाइजेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस काउजेस एंड इफेक्ट्स। ये वाला चैप्टर आज आप लोग का कंप्लीट होगा। आज एक ही चैप्टर कंप्लीट करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें ये लिखता है कि यूनानी उपनिवेशों के प्रसार के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। प्राचीन यूनान में यूनानी उपनिवेश के क्या कारण थे, उदय के क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े या फिर क्या परिणाम पड़े, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये जो आपका जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका जो चैप्टर है इसमें इस तरह से हम लोग जानते हैं कि प्राचीन यूनान के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो प्राचीन यूनान है, प्राचीन यूनान में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, यानी 400 साल के बीच में यूनानी लोगों के बीच, यूनानी लोग विभिन्न देशों के बीच में जो उपनिवेश स्थापित किए थे और किस प्रकार से वो लोग उपनिवेश स्थापित किए थे दूसरे देशों में, और उन लोगों को उपनिवेश स्थापित करने में क्या परेशानी आया, क्या परेशानी नहीं आया, और किस प्रकार से उन लोगों ने अपनी एबिलिटी के बलबूते पूरे विश्व में कह सकते हैं कि प्राचीन यूनान में खास करके जो कि उसका क्रम है आपका 8th सेंचुरी बीसी से पहले जो है वो लोग किस तरह से वो लोग पूरे वर्ल्ड में अपना प्रसार करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यूनानी लोग बहुत साहसी प्रवृत्ति के होते थे। वो लोग समुद्र में नौकायन में दक्ष होते थे। वो लोग जो है बहुत दूर दूर के देशों की ओर यात्रा कर लेते थे एक नाव की सहायता से। तो हम लोग बाकी दूसरे देशों के लोगों से अगर यूनानी लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि यूनानी लोग क्या होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं। और यही कारण है कि बहुत पुरानी बात है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही वो लोग जो है यूनानी लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाकर के अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। तो एक टर्म है उपनिवेश, उपनिवेश किसको बोलते हैं ये जानना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। उपनिवेश कहने का यह मतलब है कि मान के चलिए कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का था। उसी प्रकार से यूनान जो है उस समय दूसरे देशों में जा करके कुछ कुछ जगह में कब्जा कर लेता था और उस एरिया में यूनानी लोग रहते थे, वहां पे जीवन बसर करते थे, व्यापार करते थे और बाकी काम धंधे वो लोग करते थे। तो वहां पे एक कॉलोनी बस्ती के रूप में वो लोग वहां पे भारी संख्या में बस गए थे। तो आखिर यूनानी लोगों को उपनिवेश की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि यूनानी उपनिवेश के कारण में ये सब सारा पॉइंट्स आ जाएगा। यूनान चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत ही छोटा सा देश था, वहां पर उपजाऊ लायक जमीन तो थी लेकिन जमीन की जो मात्रा थी बहुत ही कम थी। जमीन कृषि योग्य बहुत कम थी, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था। यही वजह है कि यूनान के जो लोग हैं वो लोग वहां से धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करने लगे और वो लोग सोचने लगे कि हम लोगों का अपना लाइफ किस तरह से सेटल होगा। चूंकि यूनान में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी और वो लोगों को वहां पर उचित रोजगार और कृषि कर्म के लिए उचित स्थान या भूमि प्राप्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उन लोग को जरूरत पड़ा कि वो लोग वहां से हट करके दूसरे क्षेत्रों में जाएं और वहां पर वो लोग क्या करें, व्यापार करें, कृषि कर्म करें और बाकी चीज करें। चूंकि आप लोग जान रहे कि यूनान के ही लोग दूसरे क्षेत्रों में गए थे, बाकी दूसरे देशों के लोग इधर उधर नहीं जाते थे, वो लोग अपने एरिया में ही रहते थे। इसीलिए तो बोला गया है कि यूनानी लोग क्या होते हैं, बहुत ही साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये जानने का कोशिश कीजिएगा कि यूनान से ये लोग कहाँ कहाँ गए थे आखिर। तो यूनान से जो थोड़े दूर के जो देश थे, आप देख सकते हैं, आप लोग मैप देखिएगा यूनान का, तो उसमें से आप लोग देखिएगा कि यूनान से वो लोग बाहर निकलते निकलते बगल में काला सागर है, काला सागर में वो लोग बस जाते हैं और काला सागर के बगल के जो इलाके हैं वहां पर वो लोग बस जाते हैं। वो लोग उस पर कब्जा करके वहां पर वो लोग क्या करते हैं, अपनी बस्तियां बसाते हैं। साथ ही वो लोग फ्रांस के क्षेत्रों में भी बस जाते हैं, वो लोग इटली के क्षेत्रों में भी बस जाते हैं, सिसिली के क्षेत्रों में भी बस जाते हैं, उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में भी बस जाते हैं और आपके अगल बगल के कुछ क्षेत्रों में वो लोग क्या करते हैं, बसते हैं। तो बसने का बहुत सारा कारण है। यूनानी लोग जो है यूनान से बहुत सारे मैटर में वो लोग दुखी भी रहते थे,
कहने का ये मतलब है कि यूनान में जो शासन प्रणाली थी वो मुट्ठी भर कुछ लोगों के हाथों में थी, और 80% जो जनसंख्या है वो लोग क्या थी, उन लोगों को वो अधिकार नहीं था। वो लोग सोचते थे कि हम लोग यहाँ पे उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, जबकि वो लोग बहुत, उन लोग के ऊपर हुनर था, हाथ का हुनर था, साहसी थे, बहुत कुछ थे, लेकिन फिर भी यूनान में इन लोगों को वो स्थान प्राप्त नहीं था जो ये लोग चाहते थे। इसीलिए ये लोग उपेक्षित होने के बदले ये लोग क्या किए, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी साहसिक पराक्रम की बदौलत ये लोग दूसरे क्षेत्रों में गए और दूसरे क्षेत्रों में बस गए। तो और एक इसमें कारण हो सकता है कि ये लोग जो है व्यापार के कारण, ये लोग व्यापार में बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध हुए थे यूनानी लोग। इसीलिए ये लोग क्या किए, ये लोग सोचने लगे कि केवल यूनान में रह करके व्यापार को उतना विकसित नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोग को दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। और यही कारण है कि ये लोग क्या किए, व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये लोग यूनान से बाहर दूसरे देशों में भी गए और ये लोग अपना व्यापार और व्यवसाय प्रारंभ किया था। कुछ और इसमें देखते हैं कि क्या क्या कारण थे जिससे कि ये लोग जो है विदेश में गए। एशिया माइनर के दक्षिण भाग में भी आयोनियन नगर राज्य थे, उनमें मिलेटस मुख्य था। इस नगर राज्य ने उपनिवेशन में नेतृत्व किया। इसका कारण यह था कि यहाँ की जनता पास के प्रदेश केरिया में नहीं बस सकती थी, क्योंकि केरिया प्रदेश के निवासी ग्रीक नहीं थे तथा मिलेटस के लोगों से अधिक शक्तिशाली भी थे। अतएव विवश होकर मिलेटस को सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित करने पड़े, पर उत्तरी आयोनिया के नगर राज्यों को अपने पार्श्ववर्ती प्रदेशों जैसे लीडिया में बसने में कोई बाधा नहीं हुई। इसी प्रकार रोड्स के नगर राज्य को अपने पार्श्ववर्ती लीडिया में बसने में कठिनाई थी, क्योंकि लीडिया वाले रोड्स प्रसार के विरोधी थे। बहुत सारे कारण थे जिसमें कि ये लोग चाहते थे कि हम लोग जो है दूसरे देशों में अपना प्रभाव बना के रखें। इसीलिए ये लोग, एक राज्य है आयोनिया राज्य, वहां पर भी ये लोग जो है बस गए, इनको कोई परेशानी नहीं हुई। ये लोग, ये जो यूनानी जाति है, जब दूसरे देश में ये लोग बसते थे तो वहां पर नगर राज्य की भी ये लोग क्या करते थे, स्थापना करते थे। नगर राज्य स्थापना करने से क्या करते थे, एक नगर जब बस जाता था तो वहां पर ये लोग एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम करते थे, और ये इसके मेन हेड हुआ करते थे यूनानी लोग। और जो दूसरी जातियां थी दूसरे जगह में, वो लोग इन लोग के अंडर पे रहते थे। यूनानी मुख्य मेन संगठन करता थे, और जो दूसरे देश के जो लोग थे, कह सकते हैं कि इन लोगों के अंडर पे वो लोग काम किया करते थे। इसीलिए जितने भी देश में यूनानी लोग गए, अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से ये लोग बहुत हाईलाइट हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आंतरिक असंतोष भी थे यूनान में, जिसके कारण से यूनानी लोग वहां से हट गए और दूसरे देशों में ये लोग जाके उपनिवेश स्थापित करने के लिए विवश किया गया। और इसके साथ साथ उपनिवेशन की इस प्रक्रिया में 8वीं शताब्दी में यूनान को एक भयंकर सामाजिक एवं राजनीतिक विप्लव से बचा दिया गया था। अगर जितने भी यूनानी लोग हैं, अगर वो लोग यूनान से नहीं हटते, तो मान लीजिए कि केवल वो लोग यूनान में ही रह जाते, तो वहां के जो उच्च वर्ग हैं, यूनान के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, और यूनान के जो उपनिवेश स्थापित किए थे, ये लोग निम्न वर्ग के थे, व्यापारी थे, कृषक थे और बाकी लोग थे। वहां पर टकराव उत्पन्न हो जाता अगर वो लोग वहां से नहीं हटते तो, क्योंकि जनसंख्या अधिक हो गई थी, वो लोग उच्च वर्ग से असंतोष की भावना प्रबल थी, और दोनों के बीच टकराव की भावना धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती। लेकिन चूंकि उपनिवेश स्थापित करने के लिए इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा और यूनान छोड़ना पड़ा, इसी वजह से वहां पर जो टकराव होने वाला था वो बच गया। ठीक है, और एक ये भी फायदा ये हुआ कि दूसरे जगह में ये जो उपनिवेश स्थापित किए दूसरे जगह पे जाकर के यूनानी लोग, तो ये लोग दूसरे लोगों से अपने आप को बहुत ही भिन्न प्रवृत्ति के समझते थे। ये लोग सोचते थे कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ जाति के हैं, जबकि जो दूसरे एरिया के जो लोग रहते थे, दूसरे नस्ल के जो लोग रहते थे, उन लोगों को इन लोगों ने क्या घोषित किया, निम्न वर्ग के लोग या निम्न जातियां। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहा कि ये लोग दूसरे देशों में जाके बस भी गए, लेकिन अपनी मातृभूमि से इन लोगों का संबंध बना रहा। ये लोग बार बार आते भी थे यूनान, और अपनी मातृभूमि से ये लोग जुड़े भी रहते थे। ठीक है,
और इसमें और हम लोग देखते हैं कि यद्यपि इन नेताओं को मातृभूमि के शासकों का आशीर्वाद प्राप्त रहता था, परंतु अन्य बातों में ये नेता स्वतंत्र रहते थे। इसलिए यूनानी उपनिवेशों की स्थापना व्यक्तिगत एवं अराजकीय प्रयत्नों का परिणाम थी। इस कारण ये उपनिवेश राजनैतिक दृष्टि से मातृभूमि से पूर्णतया स्वतंत्र होते थे, पर सांस्कृतिक संबंध इन उपनिवेशों को मातृभूमि से सदैव प्रेम डोर से बांधे रहता था। वंशगत समानता, भाषा एवं धर्म की एकता तथा व्यापारिक संपर्क से मातृभूमि एवं उपनिवेशों में मधुर संबंध स्थापित रहता था। देखिए, मान के चलिए कि कुछ यूनानी लोग जो है दूसरे देशों में जाकर के बस गए, लेकिन वो लोग अपनी जो भाषा है, अपनी भाषा भी और अपनी संस्कृति, ये अपनी भाषा और संस्कृति को ये लोग हमेशा आत्मसात किए हुए रहते थे, कभी नहीं छोड़ते थे ये लोग। इसीलिए कहते हैं कि यूनानी लोग हमेशा जो है हमेशा पहचान में आ जाते थे, भले ही वो एक भूमि से दूसरी भूमि में भी ये लोग चले जाते थे, अपनी मातृभूमि से संबंध इनका बना रहता था। ठीक है, भले ही ये यूनानी लोगों को राजनैतिक रूप से असंतोष प्राप्त होता था, कहने का मतलब वो लोग अपने यूनान में जो राजनीतिक संस्थाएं थी, राजा थी या उससे, भले ही इन लोगों से असंतोष होगा, लेकिन फिर भी ये लोग दूसरे जगहों में इसको स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करते थे, दर्शाते नहीं थे। उपनिवेशों की स्थापना के उद्देश्य से जब पहला जत्था अपने अभियान पर प्रस्थान करता था, तब तत्कालीन परिपाटी के अनुसार मातृभूमि में स्थित सार्वजनिक चूल्हे के प्रतीकात्मक ढंग से आग ले जाई जाती थी, जो उपनिवेश में सदा जलती रहती थी। इस आग के जलने से उनके दिलों में मातृभूमि के साथ अटूट संबंध की याद बराबर ताजा रहती थी। इस प्रकार प्रतिवर्ष मातृभूमि में महान धार्मिक उत्सव मनाए जाते और उनमें उपनिवेशों के नागरिक बड़े उत्साह के साथ भाग लेते थे। जब कभी ये उपनिवेश भी अपने उपनिवेश की स्थापना के लिए औकिष्ट अथवा नेता का चुनाव करते, तब इस नेता का चुनाव मातृभूमि से ही करते थे। किसी भी महान कार्य के शुभारंभ के पहले ग्रीस में स्थित डेल्फी के भविष्यवक्ता की सलाह लेते। इसी प्रकार ग्रीक साहित्य के अध्ययन से भी उपनिवेशवासियों का अनुराग ग्रीक संस्कृति के प्रति बढ़ता जाता था। संभवतः दूरी के कारण श्रद्धा एवं अनुराग का यह भाव और घनीभूत हो जाता था। उपनिवेशों में बड़े नगरों की सड़कों एवं मंदिरों के नाम मातृभूमि के नगर राज्यों के नामों पर ही होते थे। ग्रीक संस्कृति की ज्योति उनके हृदय अवकाश की सदैव आलोकित रखती तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनका पथ प्रदर्शन करती थी। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस प्रकार से एक देश को छोड़ देने के बाद भी यूनानी लोग जब दूसरे देशों में जाके बस जाते थे, तो आपको हम जैसा कि बताएं कि बहुत सारे नगर की भी स्थापना ये लोग करते थे। नगर का स्थापना करने के बाद नगर को चलाने के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना ये लोग करते थे। नगरों का संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी होती थी। ठीक है, तो जिस प्रकार से यूनान में प्रशासनिक व्यवस्था अपने कार्य को संपादन करती थी, उसी प्रकार से ये लोग दूसरे जगहों में जाकर के उसी प्रकार की जो शासन प्रक्रिया है या शासन पद्धति है उसको अपनाते थे ये लोग। और मान के चलिए सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी, देवी देवता को पूजा करने के संबंध में भी और बाकी सभी चीजों में, शासन संचालन के क्षेत्रों में, धार्मिक विश्वास में, सभी चीजों में यूनान के लोग वहां पर जो नियम अपनाते थे वही नियम को ये लोग दूसरे जगहों पर अपनाते थे। इससे यह साबित होता है कि वो लोग यूनान के संस्कृति के प्रति कितने निष्ठावान थे। यूनानी संस्कृति के प्रसार के लिए इन लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया था और ये लोग बहुत ही साहसी प्रवृत्ति के होते थे। यही कारण है कि दूसरे जगहों में जाकर भी ये यूनानी लोग यूनानी संस्कृति की श्रेष्ठता को बहुत दिनों तक क्या किया था, बनाकर रखा था। नेक्स्ट है यूनानी उपनिवेश की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई थी या इसका जो प्रसार किया गया था उसका क्या परिणाम होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उपनिवेशों की स्थापना से ग्रीक जाति में एकता की भावना दृढ़तर हो गई। एकता की भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। चूंकि यूनानी लोग दूसरे देशों में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे तो उनमें एकता की भावना, एक दूसरे से साथ काम करने की भावना, एकता की भावना बहुत ही प्रबल हो गई थी। यूनानी लोग भाईचारे की भांति एक दूसरे पर हर काम में यूनिटी रखते थे। ठीक है, दूर के देशों में विदेशी जातियों के बीच में बने होने के कारण उनमें आपस में प्रेम भाव बढ़ गया था।
उनकी संख्या का कम होना भी उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी विशिष्टता बनाए रखने के लिए विवश करता था। आप लोग को ये भी बता देते हैं कि चूंकि ये लोग दूसरे देशों में जाकर के बस जाते थे तो इनकी संख्या बहुत ही कम होती थी। मान के चलिए इटली में चले गए तो इनका संख्या कुछ हजार में होगा, फ्रांस में चले गए तो इनकी संख्या कुछ सैकड़ों में होगी, अफ्रीका में चले गए तो हो सकता है इनकी संख्या कुछ हजारों में होगी। तो इनकी संख्या जहां भी थी वहां पे बहुत कम थी, इसीलिए ये लोग अपनी आपसी एकता एवं भाईचारगी को बनाए रखते थे और यही कारण है कि मजबूती से ये लोग दूसरे जगहों में टिके रहे। ठीक है। विदेशी जातियों के प्रति उनका संपर्क उन्हें अपनी संस्कृति की विशिष्टताओं के प्रति जागरूक बना देता था, क्योंकि ग्रीक संस्कृति दूसरी संस्कृतियों से किन बातों में भिन्न थी, इस बात को उन्हें स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलता था। क्योंकि ये लोग अपनी मातृभूमि से कटे हुए थे। ग्रीक लोग, यूनानी लोग जानते थे कि उनकी संस्कृति बहुत सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतर है, जबकि दूसरी जो जातियां थी, जो दूसरे देशों में ये लोग दूसरी जातियों को देखते थे तो इनको आत्मगौरव का अनुभव होता था। इन लोगों को लगता था कि हम लोग हर चीज में सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरी जातियां कुछ नहीं जानती। ना दूसरी जातियां ना टेक्नोलॉजी के बारे में जानती, ना ज्ञान विज्ञान के बारे में जानती और व्यापार के बारे में भी उतनी नहीं जानती थी, लेकिन यूनानी लोग हर चीज में जो है पारंगत थे, सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है। ये लोग सभी विदेशी जातियों को बर्बर एवं असभ्य समझते थे। ये लोग कौन लोग? यूनानी लोग। इस कारण उन जातियों से ये लोग जो है किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक चरित्र थोड़ा बहुत समन्वय हो जाता है बाकी जातियों से इन लोगों का। और मातृभूमि में रहने वाले यूनानियों में भी उपनिवेशन की प्रक्रिया से एकता का भाव बढ़ा। कभी कभी जब उपनिवेशों में जाकर बसने वालों का जत्था तैयार किया जाता था तब एक ही नगर राज्य में बस जाने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं होती थी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नगर राज्यों से लोगों को जाने के लिए तैयार करना पड़ता था। इस प्रकार कई उपनिवेश कई नगर राज्यों के सम्मिलित प्रयत्न के परिणाम थे, जहां कई नगर राज्यों के नागरिक मिलजुल कर रहते थे। मातृभूमि में ये नगर राज्य भले ही दूसरे के शत्रु रहे हों, पर उपनिवेशों में ये नागरिक सभी भेदभाव भूलकर एक साथ रहते थे। इस कारण भी मातृभूमि से नगर राज्यों में मैत्री एवं एकता का भाव बढ़ जाता था। एक लाइन में ये समझिए कि ये लोग जो है भले ही यूनान में रहते थे तो एक दूसरे पर शत्रुतापूर्ण भावना रखते थे, एक दूसरे को दोषारोपण करते थे, परंतु उपनिवेश जहां पर ये लोग स्थापित करते थे दूसरे जगहों में, वहां पर इन लोगों ने आपसी एकता एवं यूनिटी को बनाए रखा। उपनिवेशन की प्रक्रिया से व्यापार वाणिज्य की भी उन्नति होती है, साथ साथ यूनान की सामुद्रिक शक्ति का भी विकास हुआ। लगभग सभी उपनिवेशों की स्थापना समुद्रों को पार कर द्वीपों एवं सुदूर देशों में हुई थी। समुद्रों को पार करने के लिए जहाजरानी का विकास हुआ। इस प्रकार से यूनानी जहाजरानी के क्षेत्र में उस युग में अग्रगण्य हो गया। चूंकि उपनिवेश स्थापित करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे यूनानी लोगों को, इसमें एक और बेनिफिट्स ये हुआ था कि व्यापार वाणिज्य का विकास तो हुआ था, साथ ही साथ जहाज निर्माण की जो कला थी वो यूनानी लोग उस समय पूरे वर्ल्ड में वही लोग भर जान रहे थे और अच्छे किस्म के बड़े जहाज ये लोग क्या करते थे, बनाते थे। जहाजरानी के द्वारा वाणिज्य की उन्नति से यूनान की आंतरिक समृद्धि भी बढ़ी। समाज में उदयमान व्यापारी वर्ग संपन्न होने लगा तथा शीघ्र ही भूमिपतियों के समकक्ष होकर राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगा। अभी तक समाज में भूमिधारी अभिजात वर्ग का ही बोलबाला था, पर अब संपन्न व्यापारी वर्ग के उदय से उनकी शक्ति का ह्रास होने लगा। दूसरे शब्दों में संपत्ति पर आधारित एक नए अभिजात वर्ग का उदय हुआ। इस नए धनी वर्ग की राजनीतिक शक्ति की वृद्धि से यूनान की राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगा। उच्च कुल तंत्र का ह्रास होने लगा तथा उसके स्थान पर धनी तंत्र अर्थात नवोदित धनी वर्ग का शासन प्रारंभ हो गया। क्रमशः इस धनी वर्ग के शासन के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया से ही गणतांत्रिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, इसमें यह बोला जा रहा है कि चूंकि आप लोग को पता है कि यूनान में जो निचले तबके के जो वर्ग थे
जैसे कि छोटे व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग और भी मजदूर वर्ग वगैरह थे, ये लोग वहां से छोड़ करके चले गए थे आपका दूसरे देश में, उपनिवेश स्थापित किए, यहाँ वहां गए। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है ये लोग धनिक होते गए, व्यापार के माध्यम से ये लोग के पास बहुत पैसा आ गया, और बहुत सारे लोग क्या किए, रिटर्न भी आ गए वापस यूनान। और यूनान जब वापस आ गए, इन लोग के पास पैसा था, शक्ति थी, बहुत कुछ था, तो ये लोग क्या किए, जो पहले से सत्ता में काबिज थे वहां पर कुलीन तंत्र का जो शासन था उसको ये लोग चुनौती देने लगे। और जब चुनौती देने लगे तो लास्ट में इसका भी एक रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि वहां पर जनतंत्र का विकास या गणतंत्र का विकास जो है यूनान में धीरे धीरे होने लगा, और इसी के लिए जो है आपका गणतंत्र का विकास बाद में हो जाता है आपका यूनान में। ठीक है, ये आपका उपनिवेश का ही मेन परिणाम है, उपनिवेश की स्थापना से ही ये सब रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट है, धनी वर्ग का शासन भी साधारण जनता के शोषण पर आधारित था। व्यापार तथा वाणिज्य की उन्नति के कारण विनिमय के पुराने साधनों के स्थान पर सिक्कों का प्रचलन हो जाता है। इस परिवर्तन से स्वतंत्र पर गरीब किसानों की अवस्था और भी दयनीय हो गई। आर्थिक परिवर्तनों के कारण यूनान की साधारण जनता में असंतोष का प्रादुर्भाव हुआ तथा जनसाधारण अपने दुखों का अंत करने के लिए पूर्ण राजनीतिक समता का प्रयत्न करने लगे। शहरों की संख्या में वृद्धि हो गई, उपनिवेश बस गए, शहरों में बसी जनता अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक थी, इसलिए इस राजनीतिक जागरूकता के कारण गणतंत्रवादी आंदोलन को बल मिला। उपनिवेशन की प्रक्रिया से यूनान में दासों की संख्या में वृद्धि हुई तथा उसका क्रय विक्रय एक नियमित व्यापार बन गया। उपनिवेश की जो प्रक्रिया थी उससे एक ये भी बात है कि ये जो दास का जो व्यापार होता था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, मतलब दासों की जो क्रय विक्रय थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, और इसके साथ साथ पूरे यूनान में जो दैनिक जीवन की आवश्यकता वाली वस्तुएं थी, उपनिवेशन के फलस्वरूप इसका भी जो है प्रसार बढ़ने लगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यूनान में शराब का जो है उपयोग बढ़ जाता है, जैतून का तेल का उपयोग बढ़ जाता है, मिट्टी के बर्तन, कपड़े नियमित रूप से उपनिवेशों से आयात किए जाने लगते हैं। इन सामानों के बदले उपनिवेशों से अनाज, ऊन, मछली तथा गुलाम यूनान में आयात किए जाते थे। उद्योग धंधों तथा व्यापार के विकास से दासों की आवश्यकता भी बढ़ रही थी। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही दास हुआ करते थे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उपनिवेशन की जो प्रक्रिया हो रही थी उसपे ये पूरी तरह से ग्रीक संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ जाता है, और लगभग 400 ईसा पूर्व के लगभग तक ये विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे जारी रहती है। और इसके साथ साथ माप तौल की जो प्रणाली है एशियाई देशों से यूनानी लोग सीखते हैं। सिक्कों का निर्माण भी इसी काल में होता है यूनान में। ठीक है, उद्योग धंधों एवं व्यापार का विकास भी होता है, ग्रीस में शहरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यूनान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, नए नए शहर बनते हैं, कुछ कुछ द्वीपों पर भी जो है यूनानी लोगों का अधिकार हो जाता है, और इस प्रकार से यूनान का जो एरिया रहता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन वो चेंजिंग हो जाता है। ठीक है।